श्री रमेश भिधोड़ी जी। वाह मालिक साहब, अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अभी जो 2019-20 का बजट परसों हमारी माननीय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी ने पेश किया, उसके समर्थन में, और उस बजट के अंदर इतना पैसा कहां कैसे आया वो अधीर भाई इसी मोदी सरकार से संभव हो सकता था, यह आपको मानना पड़ेगा। सर, ये बजट चहुमुखी और सबके हित का बजट है सर। हर वर्ग, सर अष्टमुखी सर, हर वर्ग के किसी भी क्लास को देश के अंदर इस बजट में छोड़ा नहीं गया और पिछले 5 वर्ष के शासन में नहीं छोड़ा गया सर। सरकार ने सर जो ये बजट पेश किया, ये इस बात का बिल्कुल द्योतक है सर कि ये सरकार जितनी लोकप्रियता है उस लोकप्रियता के तरीके से ही सरकार ने अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह समझते हुए कार्य किया, और उसका जो कार्य किया तो वो केवल सरकार चलाने के लिए बजट पेश या काम नहीं किया 5 साल में, वो सरकार चले ना चले माननीय प्रधानमंत्री जी ने चिंता नहीं की, ऐसे निर्णय लिए कि देश चलना चाहिए और देश आगे बढ़ना चाहिए, ये निर्णय देश के प्रधानमंत्री जी ने लिए थे सर। सर, नोटबंदी का निर्णय सर सपने में भी नहीं सोच सकते सर ये लोग। 50 साल से जीएसटी का निर्णय 12 साल पहले ये कांग्रेस गिड़गिड़ा रही थी, जीएसटी लाएंगे, जीएसटी लाएंगे सर। 12 साल से भगवान श्री राम भी 14 वर्ष के बाद वनवास करके लौट के आए थे और ये 12 वर्ष में जीएसटी लागू नहीं कर पाए सर। ये हिम्मत जुटाई तो वही 56 इंच के सीने देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब और उनकी कैबिनेट ने हिम्मत जुटाई कि हम जीएसटी को लागू करेंगे, और इस देश में एक कंट्री अगर तो एक ही टैक्स होगा, इंस्पेक्टर राज से छुटकारा मिलेगा, भ्रष्टाचार से छुटकारा मिलेगा, छोटे छोटे व्यापारी से लेकर व्यापारी बिजनेसमैन जो देश को आगे बढ़ाना चाहते थे उनकी हरासमेंट को रोका जाए देश के अंदर। चुंगियों के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन के साथ में कितना लोगों को 6-6 घंटे 8-8 घंटे चुंगियों पर खड़ा रहना पड़ता था सर, वो देश के विकास को रोकते थे सर। और उस जीएसटी के माध्यम से ही सर 2014 में डायरेक्ट टैक्स जो देश को मिलता था सर 6.80 लाख करोड़ का टैक्स केवल आया करता था, और जीएसटी लागू होने से सर अधीर जी बैठे हैं 2018-19 में देश के अंदर जो डायरेक्ट टैक्स प्राप्त हुआ वो 11.37 लाख करोड़ टैक्स प्राप्त हुआ सर, जिससे देश का विकास आगे बढ़ा है। ये सरकार ने जो बजट पेश किया है, सरकार ने जो कार्य किए वो एक योजना के तहत कार्य करने की सरकार की मानसिकता से रही है सर। सर, जीएसटी के ही माध्यम से देश का जो रेवेन्यू जो जनरेट माध्यम था सर वो 19% इस साल में आंका गया है, जिसमें पिछले जो स्टेटों का रेवेन्यू जो रेवेन्यू आता था सर जनरेट होता था वो 14% ज्यादा हुआ जीएसटी लागू होने के कारण से। इसीलिए इस सरकार की कार्यशैली और सरकार की नियत इस बात को दर्शाती थी कि हम लोगों ने विकास करना है, देश को आगे बढ़ाना है। सर, हम लोगों का तो, मैं कॉलेज में पढ़ता था सर, 2 सीटें लोकसभा में हमारी थी, मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता होने के हिसाब से काम किया करता था सर। जब हम लोगों को देश के निर्माण की बातें बताते थे, राष्ट्र हित की बातें करते थे तो हमारा मजाक उड़ाया जाता था। तो मैं उनसे कहा करता था सर, किसी ने कहा है कि मेरे लफ्जों से ना कर मेरे किरदार का फैसला, मेरे लफ्जों से ना कर मेरे किरदार का फैसला, तेरा वजूद मिट जाएगा मेरी हकीकत बताते बताते, तेरा वजूद मिट जाएगा मेरी हकीकत ढूंढते ढूंढते। सर, अब ये हमारी हकीकत कहां ढूंढ पाएंगे सर? कभी बेचारे माला जपते जनेऊ डाल लेते हैं, कभी प्रचार के लिए गंगा जी में उतर जाते हैं, गंगा जी से किश्ती जाती है, कभी बद्रीनाथ के दर्शन करने जाते हैं। अब ये हमारा वजूद, इनका वजूद जो सर हमारा, इनका जो वजूद है वो मिट जाएगा सर कि हम किस मानसिकता के लोग हैं। हम इस 133 करोड़ के देशवासियों के लिए राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए, राष्ट्र के विकास को आगे लेते हुए, वंचित उपेक्षित दलित वो वर्ग है उसके उत्थान के लिए काम करने वाले ये सरकार है जो इस बजट को सर लेकर आई है सर। सर, मुझे कई एग्जाम्पल देने में कोई आप समय देंगे सर मुझे आपसे इस तरह, मैं आपसे उम्मीद भी रखूंगा सर। मैं एमएलए होता था सर, एक मुख्यमंत्री आजकल अब है ही नहीं को भाग्य शोर मचाते, वरना अगर मैं कह देता जी, एक राज्य के मुख्यमंत्री और रेल मंत्री हुआ करती थी सर, ई अहमद जी उसके राज्य मंत्री थे सर। मेरे वहाँ एक रेलवे कॉलोनी तुगलकाबाद में पड़ती है सर। रेलवे जो देश को कनेक्टिविटी के माध्यम से दुनिया का सबसे बड़ा तंत्र है, गरीब लोगों को एक स्थल से गंतव्य तक पहुंचाने का काम करता है। उसके कर्मचारी उस कॉलोनी में रहते हैं। 40 साल से उस कॉलोनी की सड़कें नहीं बनी थी सर।
बच्चों की शादी करने के लिए बारात घर नहीं था सर, कोई पार्क नहीं था सर। और इसी प्रकार से हरकेश नगर 50,000 की बस्ती, ओकर औद्योगिक क्षेत्र में लोग रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करके आते थे, 4 से 6 इमरजेंसी में लोग मौत हो जाया करती थी, 1 फुट ओवर ब्रिज आते थे। 40 साल से लोग गिड़गिड़ा रहे थे सर। मैं एमएलए रहते हुए दोनों मंत्रियों से मिला, उसके बाद खड़गे साहब मंत्री बने, उनसे मैं मिला। सर मेरे को जवाब क्या मिलता था? पैसा ही नहीं है हमारे पास, रेलवे के पास पैसा ही नहीं है, हम कहां से फुट ओवर ब्रिज बनाएं, कहां से विकास करें सर देश की दक्षिणी दिल्ली की जागरूक जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, पार्टी के नेतृत्व ने मुझे मौका दिया चुनाव लड़ने का। सर मैं एमपी बनने के बाद जब मनोज सिन्हा जी हमारे रेल राज्य मंत्री थे, मैं उनसे मिला, मैंने कहा जी मेरे 2 समस्याएं हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, एक शब्द एक बार ये नहीं कहा पैसा नहीं है सर। मनोज सिन्हा जी ने ही उस रेलवे फुटओवर ब्रिज का शिलान्यास करके और 1 साल के अंदर उद्घाटन कर दिया, और एक पुल मांगने गया था सर, और उसके साथ बिजवासन और पुल पहलादपुर में 2 में और काम चल रहा है सर। और उस रेलवे कॉलोनी को जाकर देखिए सर, तुगलकाबाद रेलवे कॉलोनी को। अधीर भाई से मैं कहूंगा दादा मेरे साथ एक बार चल के देखना, इतना बढ़िया पार्क है, जैसा बुद्धा गार्डन के पार्क में कभी बचपन में गए वो भी उतना बढ़िया पार्क नहीं है। और बारातघर एयर कंडीशन दोनों सर, और इसी प्रकार से सभी सड़कों का निर्माण, ये बजट के अंदर में एक इच्छा शक्ति और मानसिकता, वो मैं बता देना चाहता हूं सर दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर मैंने कहा मुझे कॉलेज चाहिए, दिल्ली विश्वविद्यालय में कॉलेज खुलना है। एक जो वाइस चांसलर होते थे वो इन्हीं की मानसिकता के व्यक्ति थे सर। मैं उनसे मिलने गया, कह रहे विदुड़ी जी कैप लगा हुआ है, कॉलेज तो खुल ही नहीं सकता। मैंने कहा भैया कौन सी कुरान की आयत है क्या जो मिटने से दंगे हो जाएंगे? अरे कैप को हटा दो, कॉलेज खोलिए। सर वो सुनने को तैयार नहीं थी। मैं अपनी ऑनरेबल मिनिस्टर हमारी स्मृति ईरानी जी, उनके पास गया, मैंने कहा मैडम गांव के बच्चे पढ़ने नहीं आते, कॉलेज की आवश्यकता है, एक दिल्ली विश्वविद्यालय का कॉलेज खुलना चाहिए। उन्होंने यही शब्द बोला कि ये कोई किसी कुरान की आयत नहीं है, इसको हटाइए। और सर 40 साल से दिल्ली विश्वविद्यालय में खोलने का काम कॉलेज के लोग नहीं कर पाए थे, और इस सरकार के रहते रहते भाटी बास के अंदर कॉलेज का मंजूरी होने के बाद वहां पर 40 बीघा जमीन मंजूर करने के बाद कॉलेज निर्माण शुरू हो गया। अधीर दादा अब क्या बताएं हम आपको, आप बजट क्रिटिसाइज करते रहते हैं, आप लेके वो 60-70 साल का रोना रोते रहते हैं, उससे सर मिलने वाला कुछ है नहीं सर। इसी प्रकार से इंडिया इंटरनेशनल सेंटर 25,000 करोड़ की लागत से सर, एक कभी जब देश आजाद हुआ तो एक प्रगति मैदान बना हुआ है सर। उस प्रगति मैदान के अंदर हम इस देश के अंदर अब चाहे सार्क की मीटिंग हो, चाहे G19 की हो, कोई भी देश की किसी भी प्रकार की दुनिया की इंटरनेशनल लेवल की अगर यहां पर कोई कन्वेंशन होगी तो 25,000 करोड़ की लागत से दक्षिणी दिल्ली के अंदर इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, जिसका 70% काम शुरू हो गया, देश के प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति से कि ये देश दुनिया के अग्रणी देशों में आना चाहिए, उस कार्य का निर्माण का कार्य शुरू हो गया, जो 60 साल में एक प्रगति मैदान के अलावा 200 एकड़ के अंदर सर 200 बीघे में सर बनाया जा रहा है सर। वहां पर 5 लाख लोगों को वहां पर रोजगार मिलेगा, और वहां पर एक 10,000 लोगों को एक साथ बैठने का, सिटिंग के साथ स्टेडियम के निर्माण 5 स्टार होटल से लेकर 5 लाख लोगों को रोजगार देने का निर्माण करेगा। सर दिल्ली में जाम लगता था, दिल्ली के अंदर बाहर का इतना ट्रैफिक आता था, ईस्टर्न पेरिफेल, वेस्टर्न पेरिफेल, इन्हीं की योजना थी सर। खड़गे साहब रोया करते थे, आप तो ऐसे कह रहे हो हमने कुछ किया ही नहीं, सब तुम ही कर रहे हो, सब तुम ही कर रहे हो। अरे भाई आप अगर करते तो ये जनता आपको क्यों देती, आपको भागा क्यों देती, आपको ही रखती। आपने कुछ किया नहीं, तभी तो आपको बाहर का रास्ता दिखाया था। इसलिए सर ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेल दोनों काम करने का काम इस सरकार ने किया सर इस देश की स्थिति दुनिया के अंदर लोगों की नजरों में लोकप्रियता के नाम से आंकी जाए, 50 साल लग गए इनको 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था, 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में 50 साल, और इस सरकार ने सर 5 साल में ही 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बढ़ाकर भारत को अग्रणी देशों में खड़ा कर दिया। इसलिए हम कहते हैं 50 साल वर्सेस 5 साल, 50 साल में 1 ट्रिलियन डॉलर और 5 साल में 1 ट्रिलियन डॉलर। ये आंकड़े कौन झुटला देगा सर, ये देश के लोगों ने देखा है सर। इसलिए सर मैं अब जो उज्ज्वला योजना की बात करते थे सर ये मैं नहीं कहता हूं, ये WHO की रिपोर्ट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है कि 5 लाख लोगों की मौत सिर्फ इसलिए हो जाती थी कि अनक्लीन कुकिंग फ्यूल से वो गीली लकड़ी और उपलों में अगर मेरी मां बहन गरीब खाना बनाती थी, उसके फेफड़े जल जाते थे, उसकी आंखों की रोशनी 45 साल में चली जाती थी धुएं के कारण से। उन 7 करोड़ बहनों की चिंता करने का काम किया तो इस सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत 7 करोड़ परिवारों में गैस कनेक्शन देने का काम किया, उनका सम्मान करने का काम किया सर। मैं स्वच्छ भारत में अगर मैं सर आऊं, 2011 में इनकी सरकार थी सर, वेबसाइट पर था, इन्हीं की सरकार ने वेबसाइट पे दिया सर कि वी हैव कंप्लीटेड 72,000 टॉयलेट्स इन कंट्री।
सर जब सर ये रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के बदले में जब सर सेंसस की रिपोर्ट आई 2011 में, तो सेंसस की रिपोर्ट ने कहा कि केवल यू हैव डन ओनली 32% टॉयलेट। तो फिर इन्होंने दोबारा सर्वे करवाया सर, उस सर्वे में इनकी सरकार के सर्वे में आया कि दे हैव डन ओनली 36% सर। और अब इस सरकार के आने के बाद 5 साल में स्वच्छ भारत मिशन के तहत आज देश के अंदर सर, इस सरकार के माध्यम से देश में सर जो शौचालयों का निर्माण हुआ है वो किससे छुपा हुआ नहीं है सर। वो आज 9.6 करोड़ टॉयलेट बनाने का काम जो इस सरकार ने किया है, जो बढ़कर आज 99% टॉयलेट बनाने का काम कर दिया 5 साल के अंदर। ये बजट की बात करते हैं सर। मैं वो बोल रहे थे और 2-3 लोग सर मुझे आप लोगों ने बोलने के लिए कह दिया बीच में, टोका टोकी ना करे, सरकार चलानी है वरना मेरे पे सहन नहीं होता, इसलिए मैं बाहर गैलरी में बैठा रहता हूं सर। मैंने कहा बोलेंगे मेरे पे सुना नहीं जाएगा सर। और आप सर कहते हो सेकंड टाइमर के आप एमपी हो गए, इसलिए आप ऐसी बातें अब करनी छोड़ दो सर। इसलिए सर मैं आपको बताना चाहता हूं इस सरकार के बारे में सर। सर हर व्यक्ति का एक सपना होता है, पूरा जीवन लग जाता है पूरे परिवार का, पत्नी को भी लोग सर्विस कराते हैं, बेटे से भी मजदूरी कराते हैं, मेरा घर बन जाए, मेरे घर पे एक छत बन जाए, मुझे एक रहने के लिए आशियाना मिल जाए, पूरे जीवन का सपना होता है। और उस सपने को पूरा करने के लिए ये लोग क्या करते थे सर, इनके मेरे आंकड़े नहीं है सर, ये मेरी सरकार के आंकड़े नहीं है सर, ये आंकड़े हैं सर। हर 2010 से लेकर 14 तक इन्होंने केवल 25 लाख नए घरों का निर्माण रूरल एरिया में किया, केवल 25 लाख का सर। और 2014 से लेकर 19 तक इस सरकार ने बहनों के नाम से, बहनों के हाथ में 1.5 करोड़ परिवारों में चाबी देने का काम कर दिया कि मॉडर्नाइज हाउस बनाकर इस सरकार ने देने का पिछले साल में काम किया है। वो इस सरकार की योजना, पॉलिसी, नियत और हमारे प्रधानमंत्री जी की विल पावर, डिसीजन लेने की क्षमता और ताकत, उसके कारण ये संभव हो पाया सर। इसलिए सब्सिडी के नाम पर केवल 70,000 रुपए घर को बनाने का देते थे। अगर लोग गलती कर देते और इन्हें चुन लेते थे सर, तो 70,000 की जगह 85,000 करके वो कोई दान खाते में कहते सर। लेकिन इस सरकार ने कहा नहीं, 1,20,000 रुपए सब्सिडाइज रूरल बेल्ट के अंदर गरीब आदमी को मकान बनाने का दिया जाना चाहिए। ये 70,000 देते रहे 50 साल में सर, और 5 साल में 50,000 बढ़ाने का काम किया। तो इस सरकार की विल पावर के कारण सर ये काम हुआ है। इसलिए सर मैं बिजली के बारे में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन सड़कों के बारे में सर जरूर जाना चाहूंगा। अभी जो कहा था जुगल जी ने बताया इस बात के लिए कि प्रधानमंत्री सड़क योजना का जो निर्माण हुआ है वो इस आने वाले बजट में 80,000 लाख करोड़ रुपए का जो प्रोविजन रखा गया है सर, कि हर गांव में अगर सड़क पहुंच जाएगी तो कोई पटवारी गांव में जाने की कोताही नहीं करेगा, कोई पटवारी, कोई बीडीओ जाने की कोताही नहीं बरतेगा, मास्टर भी गांव में पढ़ाने के लिए जाएगा, डॉक्टर भी स्कूटर लेकर बच्चे की शिक्षा, हेल्थ के बारे में देखने के लिए जाएगा। जब रास्ते ही नहीं होते थे तो लोग ट्रांसफर करवाते थे शहरों में बसने के लिए। इसलिए 1,25,000 किलोमीटर सर, प्लीज 2 मिनट और मैं आपके लूंगा सर, 1.25 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण का जो लक्ष्य इस सरकार ने रखा है आने वाले वक्त में सरकार बनाने के नाम से। और केवल सरकार बनाने के नाम से नहीं, हमारे देश के अंदर जो श्रम का काम करते हैं लेबर क्लास के लोग, गरीब आदमी जो रहते हैं सर, उनके बारे में सरकार ने जो चिंता की है सर, वो भी किसी सर छुपा हुआ नहीं है सर। इस सरकार ने निर्णय लिया है, दिल्ली में एक मुख्यमंत्री बैठा हुआ है, सरकार बैठी हुई है सर, उन्होंने अभी चुनाव से पहले एक पोलराइड कार्ड नाम के कार्ड बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि वो केंद्र सरकार की योजना थी। और सरकार उनके जो मंत्री थे वो जाकर कार्ड बनाने लगे कि आप लोगों का मजदूर कार्ड बन रहा है, जैसे ही वोट खत्म होगी हम तुम्हें 3,000 रुपए की पेंशन देंगे। इसमें सर एक किस्सा मेरे को याद आ जाता है, मैंने वो गांव में अपने क्षेत्र में लोगों को भी सुनाया था। सर एक केंद्र सरकार की योजना है कि 60 साल के ऊपर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मजदूर काम करने वाला, भट्टे के रूप में, रिक्शा के रूप में, मजदूरी के रूप में, बिल्डिंग के रूप में जो गरीब आदमी काम करता है, उनको सबके 3,000 रुपए की पेंशन देने की योजना सरकार ने बनाई है सर। लेकिन दिल्ली सरकार ने क्या काम किया सर, एक कहावत है सर, जरूर सुनाऊंगा, प्लीज सुनिए सर।
वो दिल्ली की सरकार वो नकली कार्ड बनाने का काम कर रही थी चुनाव से पहले लोगों को बरगलाने के लिए कि 3,000 रुपए हम इस बात के देंगे तुम्हें, तीन महीने के बाद देंगे। अरे भाई 3 महीने के बाद क्यों दोगे, अभी दोगे? तो मजदूरों के लिए एक योजना ये बजट में सरकार ने प्रोविजन रखा है सर कि मजदूरों को 3,000 रुपए की पेंशन उन अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर। सर अगर कोई अनपार्लियामेंट्री भाषा लगी हो तो उसको डिलीट कर। आई हैव नॉट स्पोकन टू अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज सर। मैंने तो एग्जांपल दिया है सर कि इन सरकारों का ये काम रहा है, वो दिल्ली का मुख्यमंत्री बना है उस व्यक्ति का ये काम रहा है। इसलिए सरकार छोटे व्यापारी जो है सर, लगभग वो भी इस देश के अंदर सर एक बस ओनली 30 सेकंड सर, वो छोटे व्यापारी सर जो दुकानदार छोटे हैं उनको भी 60 साल के बाद पेंशन देने का काम इस बजट के अंदर प्रोविजन रखते हुए सरकार ने रखा है। मैं थोड़ी फास्ट स्पीड में चलने वाला हूं सर। इसी प्रकार से सर केवल किसानों की बात, किसान का बेटा हूं सर, जो 2,000 रुपए सर बड़ा मजाक उड़ाया था सर इनकी पार्टी के नेताओं ने, कई तो विदाई कर दिए जनता ने जो मजाक उड़ा रहे थे कि 6,000 रुपए अपमान है किसान का। 5 एकड़ में 6,000 क्या होगा? सरकार सर तीन बाप के 3 बेटे अगर अलग अलग हो गए, उस पिता के पास जमीन ही केवल 3.5-4 एकड़ थी, 1.5 एकड़ बच गई सर। गरीब आदमी है सर, वो उसकी जुताई के लिए सर उन गांव के ऐसे लंबरदार, प्रधान, ठेकेदार, बड़े लोगों के माध्यम से लूटा करते थे। उनके पास पैसे नहीं होते थे डीजल के भी कि वो जुताई करके दे दे। ये 2,000 रुपए जब डायरेक्ट उनके अकाउंट में गए, उन्होंने डीजल डलवाकर सर उस खेत की जुताई की। वरना वो जो लोग उनसे पैसे उधार में जुतवाया करते थे गांव में लोग, वो 1 साल तक उन गरीब लोगों का शोषण करते थे कि मैंने तेरा काम तेरी फसल होने पर पैसा लेने के लिए किया है, इसलिए मेरा ये काम कर, मेरी भैंस को पानी पिला के ला, मेरा अनाज उठवा के ला। मेरा उसका शोषण गरीब लोगों का होता था सर। उन लोगों को सम्मान इस सरकार ने देने का काम किया कि वो खेत जुतवाएगा तो ट्रैक्टर वाले को 2,000 देगा, बीज के 2,000 देगा। ये जो सरकार ने इस बजट के माध्यम से लिया है सर, इसलिए आपने मुझे सर बोलने का मौका दिया। मैं आपको भी ज्यादा नहीं करूंगा सर, लेकिन आपने कहा था सर, माने हमारे मंत्री जी ने और संजय जी ने भी कहा था सर नहीं 15 मिनट आप बोलना, भी तो सर 9 मिनट हुए सर। देखो तो इसलिए सर 1 मिनट में सर सिर्फ मैं आपको आपके माध्यम से ये आपका ध्यान आपको आकर्षित करना चाहता हूं सर। आयुष्मान भारत योजना सर, आपके माध्यम से मेरा निवेदन है सर, इस बजट में प्रोविजन किया जाए कि इस प्रोविजन के अंदर आयुष्मान भारत को दिल्ली राज्य का मुख्यमंत्री जो लागू नहीं कर रहा है सर, गरीब लोग जिनकी आमदनी 5 लाख रुपए से कम है, वो जब बीमार होते हैं तो घर खेत बेचना पड़ता है, दुकान बेचनी पड़ती है, माता बहनों के गहने बेचने पड़ते हैं, उनका इलाज नहीं हो पाता, सरकारी अस्पतालों में बेड नहीं मिलते सर। अगर उनको इलाज मिल जाए सर तो इलाज मिलने के लिए सरकार को, वरना इस फाइनेंस मिनिस्ट्री के माध्यम से मेरा मांग है सर इस बात को लेकर कि कहीं ना कहीं वो इन आयुष्मान भारत को भी दिल्ली में लागू किया जाए और एक एनसीटी के अंदर दिल्ली विश्वविद्यालय के जो कॉलेज हैं उनको मान्यता देकर एनसीटी के बाहर, दिल्ली से बाहर भी ऐसे 8-10 कॉलेज खोलने का सरकार अगर प्रयास करेगी तो बाहर के लोगों को दिल्ली में कम आना पड़ेगा, उनको एडमिशन मिलेगा और दिल्ली के रहने वाले नौजवानों को भी दाखिला मिलेगा। आपने मुझे बहुत बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्री हरीश द्विवेदी। बहुत धन्यवाद। बहुत चालू नहीं हो रहा, हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सभापति जी। मैं सर्वप्रथम माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जी को बधाई देता हूं। गांव, गरीब, किसान, मजदूर के विकास के लिए हमारी सरकार ने जो बजट पेश किया है, प्रायः जब हम लोग छोटे थे तो जब किसी भी सरकार का बजट आता था तो आम आदमी ये महसूस करता था कि हमको कुछ न कुछ मिलेगा, और बजट पेश होने के बाद निराशा होती थी, धरना प्रदर्शन होता था, आलोचना होती थी। मुझे ठीक से याद है हमारे प्रधानमंत्री जी 2014 जब चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। उस समय शायद उस नारे को लोग समझने का प्रयास नहीं कर रहे थे, और जब चुन करके आए